उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड्स सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदे को ये हक देना है कि वो हमारी फौज में आए, अपने जौहर दिखाए और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करे। यहाँ के अवाम का मियार जिंदगी इस तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़िम ने उससे पूछा, क्या वह हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है। नाज़िम ने जवाब दिया, फौजी उमूर उसी के सुपुर्द है और किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वह 1.5 उम्र आदमी था। अदाकारी, चरब ज़बानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फन महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। तुमने सुना अली? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लोग कह गए हैं नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का यह कमांडर, जिसका नाम नाजी है, नापाक ज़हनियत का इंसान है। उसके मुतालिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की जाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका यह फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में यहाँ के हर खिते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको उस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, नाजी घर का भेदी है, उसे सबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की ज़हनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम उस फौज की ज़हनियत मालूम करने की कोशिश करो। मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी ज़हनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आजाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इख्तियार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया अख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी। हालांकि यह काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म की मुंतजिर है और यह कौम की तवक्कात पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वह बॉडीगार्ड्स की तरफ से दावत देना चाहता है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सका था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मुआतमद जूनियर कमांडर के साथ बैठा शराब पी रहा था। दो नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागिनों की तरह मसरूरकुन अदाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इसी कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। उस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबार अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में मदबूस होता था तो कोई मुखिल होने की जरूरत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वह कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐश व तरफ की महफिल से उठा करता, वरना वह अंदर आने की जरूरत न करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक अधिक उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वह उठी। नाजी उसके चेहरे और कद काठ की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वह औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थीं। उनसे वह और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वह निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। और एक काम ये भी लेता था कि वह उन्हें अमीरों व वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वह जासूसी भी कराता था। जिस तरह कस्साब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है, उसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था यह किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बुर्दा फरोश
अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। यह आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजुर्बाकार है, नाच भी सकती और पत्थर को जुबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने उसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वह उस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वह एक लड़की को तैयार कर रहा था उसके लिए ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहाँ उसके दो साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चोगा उतार कर जिस्म को दो ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कद्र व कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल बरखा और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़कोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा यह कमाल देखना चाहता हूँ। नया अमीर मिस्र। नाजी ने जवाब दिया, वह सालार आज़म भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी? ज़कोई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी। नाजी ने कहा, अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वह शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वह इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़कोई ने कहा, क्या वह तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं है। नाजी ने कहा, यह काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वह एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊंगा। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं यह काम हशीशीन से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं। ज़कोई ने कहा। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वह उसकी तवक्को से ज्यादा हसीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने उसके मुलायम हाथों पर हाथ फिराकर कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाज व अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हें मौत से नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ऐसी बातें कभी नहीं करता। यह आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। नाजी ने कहा, उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसके ख्वाबगाह में दाखिल करूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। आगे मैं संभाल लूंगा। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजामी कामों और जंगी फौज तैयार करने में इतना मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ना निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतालिक जो रिपोर्ट दी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि यह शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आसीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान नाजी की तकरीब कारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपाह का वह सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र की जो सिपाह भर्ती की जा रही है उसे मैं सूडानी मुहाफिजों में गड़बड़ कर दूंगा। फिर यह फौज सूडानी होगी न मिस्री। नाजी की यह ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा,
आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवानों का ख्वाब बना रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो, ये मुझ पर छोड़ दें। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप मुतमईन रहे। मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार बुन दी है जिसकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, और यह दीवार मुतहरिक है। यूं समझ लें कि मैंने उसे अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उससे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है, अगर ये बात सही है तो उसकी दावत उस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अय्यूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगा। उसकी आह निकल गई, वो रुक गया और बोला, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या यह बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी सोच मेरे दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मज़े से जीते और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब हैं। अमीर मोहतरम, अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जब उन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा उस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पे खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सिकुड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुहाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमले करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वह आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊंगा, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूँ। वो ये है कि गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहदा न करना। मायूस नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। जज्बाती अली, मेरा एक हुक्म मुतालिका शोबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों को मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए जहन नशी कर लो कि ऐसे जासूसों का